A million people cancelled their subscriptions with Netflix in the past 3 months. आप लोगों को अभी तक ये तो पता चल ही गया होगा कि नेटफ्लिक्स ने काफी ज्यादा यूजर्स खो दिया है। पहली बार उनके सब्सक्राइबर्स काउंट कम हो रहे हैं। उनके स्टॉक्स करीब 76% तक क्रैश हो चुके हैं, जो कि उनको 5th वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक बनाता है S&P 500 में। एक टाइम पे नेटफ्लिक्स बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक था, जो कि 4000 प्लस का रिटर्न दे रहा था। खैर, इसके स्टॉक्स का ऊपर नीचे होना कोई सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि हर कंपनी का एक रेजिंग बुल और बियर टाइम होता है। बल्कि इससे ज्यादा सरप्राइजिंग तो पब्लिक के रिएक्शन है इसके ऊपर। पहले ज्यादातर लोगों को इन कंपनीज के फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता नहीं होता था, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से एक एवरेज बंदे को भी इसके बारे में पता है, और ज्यादातर लोग खुश नहीं है इस बात से। ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स को लेके पब्लिक के सेंटिमेंट भी कुछ अमेज़न और बड़े बैंक्स के जैसे हो गए हैं। लेकिन अनलाइक दीज बिग बैंक्स, नेटफ्लिक्स वाज कम्युनिटी फेवरेट नॉट टू लॉन्ग अगो। तो फिर क्यों लोग अचानक से नेटफ्लिक्स को इतना ज्यादा हेट करने लग गए? कुछ लोग कहते हैं कि नेटफ्लिक्स की लाइब्रेरी अब उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन इसमें काफी चीजें उनके कंट्रोल में भी नहीं थी, क्योंकि जब लाइसेंसर्स जैसे डिज्नी और पैरामाउंट अपना स्ट्रीमिंग सर्विस स्टार्ट करने का सोचे, तब उन्होंने अपना कंटेंट सिर्फ अपने ही प्लेटफॉर्म के लिए एक्सक्लूसिव रखने का सोचा। अब उसमें नेटफ्लिक्स ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था, लेकिन अपने मेजर स्ट्रीमिंग पार्टनर को खोने के बाद भी नेटफ्लिक्स की लाइब्रेरी सबसे बड़ी है। 2022 में नेटफ्लिक्स के पास 17,000 टाइटल्स हैं, विच इज स्ट्रीमिंग ग्लोबली। आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि ज्यादा कंटेंट होने का ये मतलब तो नहीं कि वो वर्थ वॉचिंग भी हो, लेकिन आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स के शोज बाकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज से ज्यादा वर्थ वॉचिंग हैं। शोज के मामले में नेटफ्लिक्स के पास है ब्रेकिंग बैड, मनी हाइस्ट, स्ट्रेंजर थिंग्स, स्क्विड गेम, पीकी ब्लाइंडर्स, मैनिफेस्ट, द 100 अकेडमी और भी बहुत कुछ। उनके पास डीप डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, जैसे द टेड बनी टेप्स, एथलीट ए, द ग्रेटेस्ट इवेंट्स। काफी आइकॉनिक मूवीज भी देख सकते हैं, जैसे टाइटैनिक, ग्लैडिएटर, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, जेम्स बॉन्ड की मूवीज और भी बहुत कुछ। तो सभी कंटेंट नेटफ्लिक्स पे टॉप ऑफ द लाइन नहीं है, लेकिन ज्यादातर कंटेंट वर्थ वॉचिंग है, और ये बात आप सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए नहीं कह सकते। चाहे वो डिज्नी प्लस हो या HBO मैक्स, उनके पास सिर्फ कुछ ही टीवी शोज होते हैं जो कि लोग देखना पसंद करते हैं। जैसे अगर डिज्नी प्लस को ही देख लीजिए, मैं काफी ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इसका सब्सक्रिप्शन सिर्फ मैंडलोरियन के लिए लिया था। नेटफ्लिक्स के पास इतना वास्ट कंटेंट होने के साथ साथ वो काफी ज्यादा इन्वेस्ट भी करता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है स्ट्रेंजर थिंग्स का 4th सीजन, जिसके सिर्फ एक एपिसोड का बजट $30 मिलियन है, और अगर 9 एपिसोड्स का टोटल करें तो $270 मिलियन। ये एवतार 2 के बजट से भी ज्यादा है। सो नेटफ्लिक्स की कंटेंट लाइब्रेरी एक गार्बेज तो नहीं है, जैसा कि काफी लोग कहते हैं, बल्कि वर्ल्ड की बेस्ट लाइब्रेरी है। अगर यकीन नहीं होता तो आप ये स्टैट्स देख सकते हैं। जब 4000 यूएस एडल्ट्स को पूछा गया कि अगर आप सिर्फ एक स्ट्रीमिंग सर्विस रखना चाहें तो वो कौन सी होगी, तो 41% वोट मिले नेटफ्लिक्स को, जो कि बाकियों से काफी ज्यादा थे। तो अगर नेटफ्लिक्स का कंटेंट खराब नहीं है तो क्या है? काफी सारे रेडिट थ्रेड्स और यूट्यूब कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि लोगों का एक्चुअल रीजन नेटफ्लिक्स को हेट करना उसका कंटेंट नहीं है, बल्कि नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन की बढ़ती हुई फीस का बड़ा कारण है। इसका लोएस्ट सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट $10 है, लेकिन किसी को ये नहीं लेना, क्योंकि इसमें आप HD में स्ट्रीम नहीं कर सकते। आपको इसमें 480p में स्ट्रीम करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मार्केट में सबसे घटिया फोन का भी रिजोल्यूशन 480p से ज्यादा होता है, तो ये टियर किसी को भी सूट नहीं करता है, और अगर इसे कोई लेता भी है तो सिर्फ पैसे बचाने के लिए। तब तो 4K टीवी के प्राइस कम होने के कारण एक एवरेज बंदे के पास भी एक 4K टीवी है, और एक 4K टीवी लोगों को ज्यादा एक्सेसिबल लग रही है नेटफ्लिक्स के 4K सब्सक्रिप्शन से, जो की है $20 पर मंथ या फिर $240 पर ईयर। लगभग 2 से 3 साल में आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ज्यादा कॉस्ट करने लगेगा आपके टीवी से, और नेटफ्लिक्स को ये सब के बारे में पता है, इसलिए उसने एक नया और सस्ता प्लान लॉन्च करने का सोचा है, जिसमें कि एड्स हों, जो कि उन्हीं पे बैकफायर कर गया है, क्योंकि लोगों के सामने ये नेटफ्लिक्स को ग्रीडी दिखाता है, और काफियों को तो ये एकदम अननेसेसरी लगता है। वैसे नेटफ्लिक्स का प्राइस इंक्रीज करना कोई नया नहीं है, लेकिन पहले कोई इस पे ध्यान नहीं देता था, क्योंकि 4-5 लोगों के साथ अकाउंट शेयर करने से $15 की कॉस्ट $3 आती थी, और अगर ये $20 भी हो जाए तो भी शेयर करने के बाद $4 ही होती। और नेटफ्लिक्स के लिए भी अकाउंट शेयरिंग कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसके सब्सक्राइबर्स फिर भी काफी तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन सब्सक्राइबर्स काउंट कम होते ही नेटफ्लिक्स ने एक्स्ट्रा फीस चार्ज करनी शुरू कर दी। अगर एक ही अकाउंट एक से ज्यादा घरों में यूज हो रहा है, तब फिर उन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती थी नेटफ्लिक्स को। इसलिए ज्यादातर लोगों को फोर्स होना पड़ा अपना एक अलग अकाउंट लेने पे, जिससे उनकी मंथली फी $3 से $4 पर मंथ से $20 पर मंथ पे जंप कर गई, और एनुअल बेसिस पे ये लगभग $200 की प्राइस है। लेकिन ऑनेस्टली आप पूरी तरह से नेटफ्लिक्स को ब्लेम नहीं कर सकते इस चीज के लिए। आप में से कई लोग कहेंगे कि $20 पर मंथ भी कोई बुरा नहीं है,
हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नेटफ्लिक्स ही नहीं है। अगर आपको सभी पॉपुलर शोज एंजॉय करने हैं तो आपको और भी प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे। और ये भी कोई बड़ी चीज नहीं थी जब 2 से 3 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स थे। अब तो सभी अपना अलग स्ट्रीमिंग सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे डिज्नी प्लस, HBO मैक्स, प्राइम वीडियोस, पैरामाउंट और एप्पल टीवी। और इसमें भी अगर आप सिर्फ टॉप 5 भी चूज करते हैं तो भी ये एड अप होके काफी ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स का मंथली सब्सक्रिप्शन आता है $20 पर मंथ, HBO मैक्स का $15 पर मंथ और डिज्नी प्लस का है $80 पर ईयर और प्राइम है $140 पर ईयर। जब आप ये सब ऐड करेंगे तो $66 पर मंथ या $796 पर ईयर पड़ेगा और इतना ही डिश टीवी प्रोवाइडर्स भी चार्ज करते हैं। और नेटफ्लिक्स के पॉपुलर होने का कारण ही यही था कि उसका टीवी से बिल्कुल ही उल्टा होना। एड्स और इन्फॉर्मेशन से लोडेड होने के बजाय नेटफ्लिक्स में आपको बेस्ट टाइटल्स अब जहां और जब भी चाहें वहां मिलते थे, और वो भी काफी सस्ते में। लेकिन आज ऐसा लगता है कि स्ट्रीमिंग भी टीवी का ही एक अलग वर्जन है। बस इसमें टीवी से अलग ये है कि इसमें कोई एड्स नहीं है। लेकिन ज्यादातर स्ट्रीमिंग सर्विसेज के ऐड वाले प्लान स्टार्ट होने से अब ये डिफरेंस भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। और अब तो आगे चल के सिर्फ 2 ही चीज होने की पॉसिबिलिटी है, या तो सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ऐड वाले प्लान स्टार्ट कर देंगे या तो फिर एड्स फ्री प्लान के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और ज्यादा समय नहीं है जब ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स भी टीवी की तरह ही हो जाएंगे, लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ। बस आपको इनको टीवी पे और एक सर्टेन टाइम पे देखने के बजाय आप इन्हें कहीं भी और कभी भी देख पाएंगे। और इन सब चीजों के कारण जब न्यूज़पेपर्स ऐसी हेडलाइंस छापते हैं जिसमें लिखा होता है कि नेटफ्लिक्स इज लूजिंग देयर सब्सक्राइबर्स एंड देयर स्टॉक्स आर आल्सो गोइंग डाउन, तब ये सुन के लोगों को बहुत ही खुशी होती है। उनको लगता है कि नेटफ्लिक्स के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। एक तरीके से वो लोग बाकी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की भड़ास भी नेटफ्लिक्स के नाम पे ही निकाल देते हैं और नेटफ्लिक्स लोगों के लिए एक इजी टारगेट बन जाता है। ये सभी डरावनी हेडलाइंस के बावजूद भी नेटफ्लिक्स कहीं नहीं जाने वाला है। अभी तक सब्सक्राइबर्स लॉस को भी देखें तो सिर्फ 0.5% ही हैं उसके टोटल सब्सक्राइबर्स काउंट के, और वो भी जब सारे फैक्टर्स उसके खिलाफ हैं, जैसे रशियन सैंक्शंस, पोस्ट कोविड स्ट्रीमिंग पर्ज, रिसेशन और रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेमेशन फियर। अगर ये सारे फैक्टर्स मिलके नेटफ्लिक्स के सिर्फ 0.5% सब्सक्राइबर्स ही लूज करा पाते हैं तो फिर कोई बहुत बड़ी डील नहीं है ये नेटफ्लिक्स के लिए। लॉन्ग टर्म में और एक बार जब वापस इकोनॉमी बूस्ट करेगी तब फिर फ्रीली लोग पैसे खर्च कर पाएंगे और उस पॉइंट पे डेफिनेटली नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। और अभी भी सब्सक्राइबर्स कम होने के बावजूद नेटफ्लिक्स को प्रॉफिट हो रहा है। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।